चाहे हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, इससे पहले सरकार की नौकरी में थे। नौकरी में रहते हुए भी आपने देखा सरकार में 98, 99, 2000 के आंदोलन को हमने पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों को पूरे देश के कोने कोने से बुलाया। सरकार 3 दिन तक लोकसभा को हमने बंद करवाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए हमें 10 महीने सस्पेंड रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड किसी को आप नहीं रख सकते, लेकिन हमको 10 महीने सस्पेंड रखा गया। इसके अलावा हमारे खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए दिल्ली की अदालतों में। 1999 की रैली का अलग, 97 का अलग, 98 IT चौक का जाम जो हुआ उसमें अलग, लाठीचार्ज हुआ अलग। तो बहुत सारी सरकार की नौकरी में रहते हुए हमने कभी भी बाबा साहब मिशन के साथ समझौता नहीं किया। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। कहने को तो पार्लियामेंट में 131 लोकसभा के सांसद हैं और देश में लगभग 1044 दलित समाज के विधायक हैं, लेकिन हर विधायक और हर एमपी अपनी अपनी पार्टी की गाइडलाइन और अपनी अपनी पार्टी से चिपका है, उतना ही बोलता है जितने की पार्टी चाबी भरती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं और वो ये चिंता नहीं करते हैं कि उनकी पार्टी या उनकी पार्टी का जो संगठन है या उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या कहेगा। बेखौफ बोलते हैं। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय लोकदल कहें तो जयंत चौधरी साहब की पार्टी, और जयंत चौधरी साहब की पार्टी आजकल मोदी जी की यानी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और जयंत चौधरी साहब मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद भी केपी चौधरी आए दिन दलित समाज को लेकर के मुखरता से बोलते रहते हैं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामला हो। चौधरी साहब, एक सवाल बस यही मन मस्तिष्क में था कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी कभी बोलते नहीं कि चौधरी साहब इतना क्यों बोलते हो, मोदी जी ने मुझे क्या नाम मिनिस्टर बना रखा है, कल को कहेंगे कि आपका नेता इतना बोलता है, हमारे खिलाफ बोलता है। देखिए, जब राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ तो उस समय आपने वो कवर किया था प्रोग्राम, जयंत चौधरी साहब का जो ऑफिस है AB 97 शाहजहां रोड पर, आप भी वहां पर थे। और ये बात हमने कही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप बात करिए राजेंद्र पाल गौतम जी से, अगर उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी है तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, वो हम उनके साथ खड़े हैं। ये कवर आपने किया था। मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का व्यक्तित्व मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उन्होंने अपने सभी विधायकों को चिट्ठी लिख करके कहा कि भाई आपको जो निधि मिलती है उसका एक अच्छा परसेंटेज, यानी कि पहले उन्होंने लिखा था कि इसका करीब 35% आप SC/ST के डेवलपमेंट पे खर्च करिए। उसके बाद रिवाइज करके लिखा कि 50% SC/ST के डेवलपमेंट पे खर्च करिए। मैंने पहला व्यक्ति देखा जो SC/ST मामलात में, आपने देखा कि जब हाथरस में वो बेटी के साथ मनीषा वाल्मीकि वाला, और उसमें खुद जा करके अगर किसी नेता ने डंडे खाए, लाठियां खाई पुलिस की, तो वो जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी जी का जो मैंने विजन देखा है, बड़ा विजन है SC/ST मामलात में, वो बहुत ही खुला उनका मन है। वो चाहते हैं कि कभी कोई पार्टी की तरफ से रोक टोक नहीं होती कि किसी भी स्तर पर उनकी तरफ से कोई ऐसा, बल्कि वो कहते हैं कि इन मुद्दों को आप उठाओ, संविधान दिवस पर कार्यक्रम करो, ये सारी चीजें जो है बाबा साहब का जयंती जो है उसमें कार्यक्रम होने चाहिए। उनका हमेशा ये रहता है, क्योंकि ये उनकी सोच ये है कि भाई भारत के निर्माण में अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो भूमिका है उसको खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका व्याख्यान करते हैं। और उस चीज को आपने देखा होगा कि विज्ञान भवन के अंदर जब हमने संविधान दिवस मनाया तो माननीय जयंत चौधरी साहब ने बड़े मुखर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को, जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण में किया, उसका उन्होंने वहां पर पूरा अपने संबोधन में उसका जो है ना पूरा विस्तृत जानकारी हाउस को दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में बहुत ही रचनात्मक उनका रोल रहता है, और उनकी तरफ से हमको हमेशा ये कहा जाता है कि जो मुद्दे समाज के वो मुद्दे उठने चाहिए, फोकस होने चाहिए, और SC/ST समाज का हर हालत में देश में डेवलपमेंट होना चाहिए। एक सवाल और निकल करके आता है कि जो मूर्ति को लेकर के आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उस मामले को लेकर के अभी आपने गाइडलाइन दी है कि 14 अप्रैल से पहले सरकार उस मूर्ति को वहीं लगाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन हो। उसके बाद में 6 तारीख के बाद में कोई सरकार के काम पर कुछ जू रहेंगी, आपको बातचीत के लिए बुलाया, क्या है, कहाँ तक पहुँचा है आंदोलन? देखिए, सवाल ये है, सरकार का, ये सरकार वर्तमान सरकार है, इसका सेटअप कुछ दूसरे टाइप का है। सेटअप ये है कि किसी भी हम समाज के मंत्री से बात करें कोई मतलब नहीं, किसी हम आयोग के चेयरमैन से बात करें उसका कोई मतलब नहीं, किसी सांसद से बात करें उसका कोई मतलब नहीं है। समझ बात,
कारण है कि सभी लोग पार्टी के जो संविधान है, पार्टी के पैरामीटर से वो बंधे हुए हैं। और मैंने देखा कि शायद उनके पास में वो जो बात कहने का मादा और बात कहने की उनकी जो जिम्मेदारी, हम मानते हैं कि भाई ये बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से लोकसभा में पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं, तो ये बाबा साहब के विषय की बात करें। दुर्भाग्य इस टाइप का है, ऐसा है, इसीलिए शायद डॉक्टर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड की यानी पृथक निर्वाचन की बात कही थी। इस बात का अंदाजा था कि अगर ये संयुक्त रूप से इस तरीके चुनकर जाएंगे तो ये अपने समाज की बात नहीं कह पाएंगे। अगर सेपरेट इलेक्टेड के माध्यम से चुने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये अपने समाज की बात को मजबूती के साथ उठाएं। लेकिन वो पृथक निर्वाचन की बात गांधी जी ने स्वीकार नहीं की, उसका नुकसान हम आज आए दिन उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि देखिए, चाहे हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, इससे पहले सरकार की नौकरी में थे। नौकरी में रहते हुए भी आपने देखा सरकार में 98, 99, 2000 के आंदोलन को हमने पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों को पूरे देश के कोने कोने से बुलाया। सरकार 3 दिन तक लोकसभा को हमने बंद करवाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। सरकार को संविधान में 3 संशोधन करने पड़े, 81, 82 और 85। तो सरकार की नौकरी में रहते हुए भी हमने अपने समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी उसके निर्वहन को 100% जो हमारा जिम्मेदारी बनती है उसको हमने उसका निर्वहन किया। लेकिन इसके बाद में नौकरी में रहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए हमें 10 महीने सस्पेंड रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड किसी को आप नहीं रख सकते। लेकिन हमको 10 महीने सस्पेंड रखा गया। इसके अलावा हमारे खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए दिल्ली की अदालतों में। 1999 की रैली का अलग, 97 का अलग, 98 आई.टी. चौक का जाम जो हुआ उसमें अलग, लाठीचार्ज हुआ अलग। तो बहुत सारी सरकार की नौकरी में रहते हुए हमने कभी भी बाबा साहब मिशन के साथ समझौता नहीं किया। हम उस समय भी सरकार की नौकरी में रहते हुए वहां के जो स्टाफ रेगुलेशन थे उससे बंधे होने के बावजूद भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमने किया। चाहे आवाज लोकसभा के पटल पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के पटल पर उठा रहे हैं वो नहीं उठा रहे, ये दुर्भाग्य हमारा। लेकिन हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर आवाज उठाई, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के समाज की आवाज को उठाया, हमने कनाडा पार्लियामेंट में जाकर उठाया, हमने दुनिया के हर फोरम पे जहां हमको मौका मिला है सरकार की नौकरी में रहते हुए भी अपने समाज की आवाज को उठाया। ये हम जो बोल रहे हैं ये यूट्यूब पर अपने मोबाइल में कोई भी आदमी अपने बेड पर लेट करके सर्च कर सकता है कि हमारा क्या, हम कहाँ गए, हमने क्या बात रखी, क्या समाज का दर्द हमने देश के सामने, दुनिया के सामने बांटा, और उसकी कीमत भी हमको अगर चुकानी पड़ी है सरकार की नौकरी में रहते हुए तो हमने चुकाई है। जहां तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की बात है, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय जयंत चौधरी साहब का। उनका जो दृष्टिकोण है वो राजनेता होने के बावजूद भी उनका जो दृष्टिकोण है SC/ST समाज के लिए, उन्होंने हमेशा, उनका एक लिबरल दृष्टिकोण रहता है। वो चाहते हैं कि इस समाज का कोई भला हो, क्योंकि मुझे याद है कि आज जब पार्टी 3 साल पहले हमारे SC मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मिस्टर कनौजिया साहब, वो कनौजिया साहब को उन्होंने, जाट समाज के लोग घोड़ी की लगाम पकड़ के चलते थे, कनौजिया साहब घोड़ी पर चलते थे। कार्यक्रम हमने समरसता अभियान जो है उन्होंने चलाया था, और वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना था कि एक ऐसी समाज का आदमी घोड़ी पर बैठता है और जाट समाज के लोग उसकी लगाम पकड़ के घोड़ी पर चलते हैं। तो उनका जो विजन है वो बड़ा, उन्होंने जयंत चौधरी साहब ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ भी कई बार संयुक्त रूप से कई जगह, राजस्थान में कई जगह, अनेकों जगह उन्होंने बैठकें की, साथ साथ वो आए गए। मैं भी उदयपुर एक बार उनके साथ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किसी प्रकार की कोई एक सवाल और अंत में चलते लेते, पहले की सरकार जितनी उपलब्धियां आपने गिनवाई है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उससे पहले की सरकार, जो भी आंदोलन आपने सरकार के समाज को लेकर के, तो पहले सरकार आसानी से मान जाती थी, ये वाली सरकार नहीं सुन रही है, ठीक है, या इस सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि SC/ST OBC की सुननी नहीं है? देखिए, सवाल ये है जो अभी आपने कहा कि सरकार का जो एजेंडा है वो तो साफ है, और मैं तो आपको ये कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ में कि इवन जो संविधान की बात समय समय पर आती है कि संविधान बदलने की बात है, मैं तो ये भी पाता हूँ, समझे नहीं पाता कि अगर ये 400 का आंकड़ा पार हो गया होता तो देश का स्वरूप क्या होता। मुझे उसका मतलब, मैं आशंकित हूं कि हो सकता है कि ये सारी चीजें जो चर्चा का विषय बनी ये भी, इनका भी मतलब अनुपालन ही लोग करते हैं। लेकिन जहां तक SC/ST मामलात में देखिए जो काम किए गए उनकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। जिस तरीके से लंदन का घर परचेज हुआ, पिछली सरकारें कर सकती थी, नहीं किया, इन्होंने करके वहां पर स्टेचू लगा दिया, बच्चे वहां पर हॉस्टल के रूप में उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ बाबा साहब जिस घर में रहे।
इन्होंने 26 अलीपुर रोड बनाया जो सच है, बाबा साहब का स्मारक बनाया, 15 जनपद पर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया, इन्होंने जो है इंदू मिल की जमीन खरीदी 500 करोड़ रुपए, वहां पर बाबा साहब का स्मारक बना रहे, इन्होंने दीक्षा नागपुर के रेनोवेशन के लिए भी सैंक्शन किया पैसा, इन्होंने महू का भी रेनोवेशन कराया जब बाबा साहब का जन्म हुआ। ये सारी चीजों आप इन्होंने किए हैं जो किया, और उसके लिए इनका हम एक अम्बेडकरवादी होने के नाते धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ उसके तहत जो ये रिजर्वेशन मिला, इस रिजर्वेशन का क्या हुआ? अगर सरकारी क्षेत्र को खत्म करना इनकी आवश्यकता है तो निश्चित में आरक्षण क्यों नहीं आया? SC/ST के डेवलपमेंट के लिए क्या योजना सरकार लेकर आ रही है, उन योजनाओं की जानकारी मुझे तो नहीं है, हो सकता है आपको हो। तो मेरा मतलब SC/ST का जो सेगमेंट है, मेरा एक SC/ST एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते पिछले 40 साल से जो मेरा कार्य है, मैं उसको ध्यान में रखकर मैं ये कह सकता हूं कि एक जमाना जब देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था तो SC/ST का ग्राफ इस तरह गया था, आज SC/ST का ग्राफ बिल्कुल ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, समझ बात? तो ये SC/ST समाज के लिए तो जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, बड़ा मैं कहूंगा कि ये बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा कमजोर दौर है, और SC/ST के बारे में तो कुछ चर्चा है ही नहीं। आप कहाँ SC/ST के बारे में चर्चा नहीं है? पहले ऐसे चल रहे थे, नीचे की तरफ जा रहा है समाज, उसमें भी ऊपर से वर्गीकरण सरकार ने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और वो 2 स्टेटों में लागू भी कर दिया, हरियाणा में अन्य स्टेट में, कि भाई कुछ जातियां हैं SC/ST में, जाटव, चमार, महार, मीणा, ये ज्यादा काम है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो सरकार और ज्यादा कमजोर करने का काम कर रही है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन नहीं है। नहीं, सरकार के सरकार के दबाव में कैटेगराइजेशन, जब बूटा सिंह चेयरमैन थे आयोग के, तो उस समय भी सोनिया गांधी की सरकार थी, सोनिया गांधी यूपी चेयरपर्सन थी यूपी की, और हमने उसका विरोध किया था, और SC आयोग के चेयरमैन के रूप में बूटा सिंह साहब ने लिख कर दिया हमको कि कमीशन ABCD कैटेगराइजेशन के हक में ना था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन अब तो कमीशन के बिना ही सब चीजें हो रही हैं, कमीशन को विश्वास में लिए बिना ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो भी आपने कहा कि ABCD कैटेगराइजेशन करना, अरे सरकार की नौकरी नहीं है, किसको खुश कर रहे हो आप? नौकरी है कहाँ? रेल गया, LIC खत्म, बैंक खत्म, सब चीज तो खत्म हो गई, बच क्या रहा? विद्युत बोर्ड खत्म, जहां जहां रिजर्वेशन से रोजी रोटी मिली थी SC/ST के लोगों को, अरे सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, तो बचा क्या? तो दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं, सवाल जो आपका है बड़ा, ये बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा कि ABCD कैटेगराइजेशन लागू कर भी दो आप, और 2 स्टेट ने कर भी दिया, जब आपके पास सरकार की नौकरी नहीं गया तो आप अपना दिल खुला दिल करिए, बड़ा दिल करिए, आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करिए जी, क्योंकि निजी क्षेत्र वाले लोग हैं, वो घर से पैसा नहीं ला रहे हैं, वो बैंकों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी सस्ती जमीन का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तो अपना काम धंधा कर रहे हैं। जब दोनों जगह सरकारी सिस्टम है तो उसमें आप क्यों नहीं उसमें रिजर्वेशन लागू करते भैया? क्यों नहीं आप काम धंधों में रिजर्वेशन लागू करते? क्यों नहीं जमीन का दोबारा कर से आप इसकी चकबंदी करा के SC/ST में क्यों नहीं इसका बंटवारा करते? जो संसाधन उसमें क्यों नहीं SC/ST का हिस्सा देते? भाई हम तो इस बात को देखिए, हम राजनेता नहीं है, हम राजनेता नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट आज है। उस दृष्टि से जो उचित लगा है समाज के लिए करते रहे हैं। आंदोलन हमारी पृष्ठभूमि है। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपने देखा, आपने कवर भी किया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जनक कुमार जी, चमार लिखते थे अपने नाम में, हाँ वो लिखते थे, और हमने आपके सामने पूछा, पूरे देश के सामने पूछा, लाखों लोगों के सामने पूछा कि हमारा एक भाई जेल में बंद है, चंद्रशेखर आजाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको जमानत देती है, उसके बाद भी आपकी सरकार ने राष्ट्रपाल को लगा रखा है, आपने क्या संसद में आवाज उठाई? उन्होंने कहा नहीं जी, तो मैंने आप जाइए, हमने उन्हें मन से चलता कर दिया, पूरे देश ने देखा। तो ऐसा है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमने हमेशा किया। वर्तमान हालातों में सरकार सुन नहीं रही है, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे में समाज को क्या, एक लाइन में अगर चौधरी साहब कहना चाहिए, समाज किधर जाए? राजनीति खत्म, नौकरी खत्म, अर्थ खत्म, व्यवसाय हमारे लोगों को आता नहीं है, समाज क्या करे और कैसे जाए, कैसे अपने आप को समृद्ध करे? एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग देना पड़ेगा, अपनी एकता, एकजुटता, अपनी मजबूती आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, अपना विजन भी थोड़ा आपको ओपन करना पड़ेगा। जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, उस बटन दबाने का आपके लिए परिणाम और दुष्परिणाम क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह मैं ये कहूंगा, एक मंत्र है, इकट्ठे हो जाओ। बाबा साहब ने कहा बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड, देन स्ट्रगल। मैं कह रहा सारे इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक दूसरे की बुराई की जगह प्रशंसा शुरू कर दो, एक दूसरे को असहयोग की जगह सहयोग शुरू कर दो। सरकार को जिस दिन ये मैसेज जाएगा कि सारा SC/ST समाज एक साथ आ गया है, आपके साथ में कोई माई कलर अन्याय कर नहीं सकता, आपके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। हमारा बिखराव हमारी बर्बादी का कारण है। हमें सांसदों के भरोसे,
अगर समाज ये संकल्प ले ले कि भाई इन सांसदों को जो चुन के जा रहे हैं पार्टी के, जो ये पार्टी के टिकटों पर पार्टी के ही मैं कहूंगा खासम खास जो उन्हें अच्छा लगता है उसको वो नागपाल को टिकट नहीं देते, AR जोशी को टिकट नहीं देते, KP चौधरी को टिकट नहीं देते। कारण ये वो चेहरे हैं जो अपनी समाज की बात को रखते हैं, अपने समाज के लिए चिंतन मंथन करते हैं। और जो लोग अपनी जेब में गिलास लेकर चलते हैं और खाट की बजाय नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों को MP बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को MLA बनाया जाता है, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समाज को भी मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूं, अरे ऐसे लोगों को आपको भी छांटना पड़ेगा जो लोग वास्तव में अंबेडकर मिशन के लिए जीते हैं, मरते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको भी कसम खानी चाहिए, ऐसे लोगों को लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने की जिम्मेदारी समाज को भी उठानी पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे और इसी तरीके से अपने वोट कार्ड जिस तरीके से आज की डेट में चल रहा है ऐसे चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि सवेरा बहुत दूर निकल जाएगा। अगर सवेरा देखना है अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा में 131 चुन के जा रहे हैं, इन पर लगाम लगाओ, इन पर अंकुश लगाओ और इन्हें बाध्य करो कि आपके ये बाबा साहब के दिए 25% के रिजर्वेशन से लोकसभा में जा रहे हैं। और अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो इनके घरों का घेराव करो, इनके खिलाफ आंदोलन चलाओ। बाकी लोगों को बाद में देखो, पहले इनको देखो कि जो ये चुन के जा रहे हैं, अरे ये तो दूसरा सामने वाला तो दुश्मन साफ दिखाई दे रहा है। अरे ये तो आप हमारा अपने खुद के मतलब ये कि बाबा साहब के रिजर्वेशन का लाभ उठा करके सांसद बने। सांसद बनने से पहले क्या था, साइकिल नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर में चल रहा है। आप समझे बात। तो ये जो फॉर्च्यूनर उसे घर पर आई है, ये बाबा साहब के दिए 25% के पॉलिटिकल आरक्षण की वजह से आई है, उसकी मेहनत से नहीं आई है। अब वो करता क्या है, समाज की बात नहीं करता, वो पार्टी की बात करेगा, दूसरे लोगों की बात। हर लोकसभा के MP के घर पर जाओ, जनरल के लोगों का डेरा है। किसी भी लोग SC ST MP के यहाँ चले, मिनिस्टर के यहाँ चले जाओ, वहां पर डेरा दूसरे लोगों का। उसके स्टाफ को चेक करो, उसमें सारा स्टाफ जितना भर भी उसका है मिनिस्टर स्टाफ, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये लोग तो पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों को छांटो जिन पर इस देश के किसी सिस्टम का कोई दबाव ना मानते हो, जो अपने आप को जीवन जिन्होंने समर्पित किया हुआ है। ऐसे लोगों को जब तक लोकसभा में आप नहीं भेजोगे, राज्यसभा में नहीं भेजोगे, जब तक आप उन्हें विधानसभा में नहीं भेजोगे, मुझे लगता नहीं कि लोकसभा वाले क्षेत्र में सामाजिक आंदोलन एकमात्र रास्ता है इस देश में अपने समाज को न्याय दिलाने का। तो आप चौधरी साहब थे, हालांकि हमने बातचीत शुरू की थी दूसरे तरीके से। आधी साहब जो मेरा सवाल चौधरी साहब से था कि 131 सांसद और 1044 विधायक नहीं बोलते हैं, शायद वो इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना, समझना और फिर उस आधार पर बोलना एक बड़ी बात है। एक चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद है, अगर उनको छोड़ दिया जाए या इक्का दुक्का और इत्फाक कोई सांसद कोई विधायक है जो समाज की चिंता के साथ में रोड पर और सदन में बोल रहा है, बाकी नीलवटा सन्नाटा है। ऐसे में कैसे बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ये चिंता का विषय। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।